जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेडी जी। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूपीएससी के लिए जो हिंदी माध्यम के लोग हैं वो सबसे पहले यूपीएससी को उनको समझना होगा, है ना। तो इस चैनल पर कुछ नई शुरुआत होने वाली हैं। तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि जो घंटा है वो बजा दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के बाद आने वाले समय में जितने भी वीडियो आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपकी स्टडी से रिलेटेड। एक तरह से छोटी सी क्रांति मान के चलिए, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाएगी इससे, क्योंकि हमें चेंज करना होगा अपना स्टडी का जो लेवल है, पैटर्न है, वो सब कुछ जो है चेंज करना पड़ेगा। आज मैं आपको थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में बताऊंगा कि यूपीएससी किस प्रकार से चीज़ें रहीं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहा, और हिंदी मीडियम वालों को कैसे एक तरह से सिलेक्शन पहले बहुत ज़्यादा होते थे, वो धीरे धीरे कैसे डेक्लाइन उनका होता गया, उनके रीज़न क्या थे, है ना। ऐसे क्या स्थिति हुई जिससे ऐसी चीज़ें आई, और छोटा सा सीसेट का जो एक आंदोलन हुआ था उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, सभी को पता है। और ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी भी इसमें कुछ भी नया आपको मिल सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपने देखा और छोड़ के चले गए, ठीक है। क्योंकि अब जो भी बातें होंगी इस चैनल पर, बिल्कुल आपके एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो कि आपके सिलेक्शन में बिल्कुल सहायक होने वाला है ना। तो देखिए, यूपीएससी, एक सेकेंड, यूपीएससी का जो कितने सेलेक्ट लोग होते थे, तो पहले उसका प्रोसीजर थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, 2010 से पहले का जो स्थिति थी, यदि हम हिंदी मीडियम वालों की बात करें, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम वाला रहा था, तो मैं आपको क्या करूँगा, हिंदी मीडियम से ही रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा बताऊँगा। इंग्लिश मीडियम के तो जो आपको पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों में जो कमी कहाँ रह रही है, किस प्रकार से सिलेक्शन का जो संख्या थी वो इतनी डाउन कैसे हो गई, उनके कुछ रीज़न खोजेंगे हम। 2010 से पहले की जो स्थिति थी हिंदी मीडियम वालों के लिए, वो एक तरह से स्वर्ण युग मान लीजिए। जैसे आप पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में कि साहित्य का स्वर्ण युग बोला जाता है गुप्त काल को, इसी प्रकार से मान के चलिए हिंदी माध्यम वालों के लिए स्वर्ण युग था 2010 से पहले का, ठीक है। 2010 में थोड़ा सा यूपीएससी ने क्या किया, हल्का सा चेंज किया था पैटर्न, केवल क्वेश्चन फॉर्मेट में बस, है ना। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ 2010 से पहले का। हिंदी मीडियम की लगभग संख्या यदि बात की जाए, क्योंकि मैं इस समय भी रिसर्च एक तरह से इस चीज़ पर कर रहा हूँ, एनुअल रिपोर्ट्स पर, है ना। यूपीएससी जो एनुअल रिपोर्ट निकालती है अपनी, उन पर आधारित होगी, ये जो भी चीज़ें होंगी तथ्यात्मक होंगी। थोड़ा सा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कारण बिना जाने उसका प्रिकॉशन लेना भी कैसे ले सकते हो आप, है ना। तो स्वर्ण युग माना जाता था, क्योंकि लगभग ये मान के चलिए 40 से 45% जो लोग होते थे वो हिंदी मीडियम से होते थे। सोचिए, 40 से 45% लोग सिलेक्शन किससे होते थे, हिंदी मीडियम वालों के, और बाकी का अन्य लैंग्वेज। और होना भी चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूपीएससी की जो तैयारी करने वाले होते हैं वो हिंदी पट्टी के ही लोग होते हैं। आप मुखर्जी नगर ले लीजिए, ठीक है, इलाहाबाद ले लीजिए, जयपुर ले लीजिए, यहाँ पर बड़े बड़े शहर हैं, खासकर दिल्ली जो कि आईएएस कॉलोनी के नाम से ही फेमस है। तो लगभग 2 लाख लोग रहकर एक तरह से तैयारी करते हैं, केवल रहकर। और इस समय फॉर्म डालने वालों की संख्या कितनी हो चुकी है, 10 लाख। 10 लाख में से भी आप डेटा यहाँ से कलेक्ट करेंगे या फिर आपको बता दिया जाता है वो डेटा, उसमें भी लगभग ये मान चलिए 50 से 60% जो लोग होते हैं वो केवल और केवल मात्र, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 60% लोग हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं फॉर्म भरने वाले। सोचिए, सिलेक्शन का प्रोसेस पहले बहुत अच्छा रहता था, काफ़ी अच्छा रहता था, 40 से 45%। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2011 में आप सभी को पता है एक क्रांतिकारी फैसला लिया गया यूपीएससी के द्वारा, पैटर्न चेंज हो गया। किसका, प्री का, ठीक है। प्री के अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया गया, सीसेट। सीसेट लाया गया, लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा रहेगा,
है ना, सबको समान कर देगा, बहुत सारी चीज़ें एक तरह से निकल के आई। लेकिन कुल मिला के ये था कि हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर फिसल गए। हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट डाउन होने लग गया 2011 से। 2011 बीत गया, 12 बीत गया, 13 बीत गया, फिर से एक चेंज आया। यहाँ पर क्या हो रहा था, डेक्लाइन हमेशा होता जा रहा था हिंदी मीडियम वालों का। पहले डायरेक्ट यहाँ से 40%, यहाँ पर 40 से 45% होते थे सेलेक्ट। यहाँ पर कितने सिलेक्शन 2011 में हो गए, 2011 में एकदम से गिर के 10% रह गया, केवल और केवल 10% रह गए। 10% लोग ही एक तरह से हिंदी मीडियम प्लस अन्य लैंग्वेज वाले, इंग्लिश के अलावा, वो लोग इतने ही सेलेक्ट हो पाए 2011 में। 12 में और डाउन हुआ ये प्रोसेस। 13 में स्थिति और एक तरह से भयानक हो गई। कैसे हो गई, जब मेंस का पैटर्न चेंज हुआ। जब तक हिंदी मीडियम वालों ने थोड़ा सा सीखा था प्री को समझना, सीसेट को समझना, तब तक यहाँ पर मेंस में प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई, यानी कि चेंज हो गया, कहने का तात्पर्य है। और ये हिंदी मीडियम वालों को कैसे इफेक्ट किया, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँगा। क्यों इफेक्ट किया इसके बारे में भी मैं बात करूँगा, बहुत गहराई से बात करूँगा। तो 2013 में जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ, जिसमें मेंस का पोर्शन जो है चेंज हो गया था पूरा का पूरा। जीएस के पेपर 4 कर दिए गए थे, जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं। बस 2013 में क्या हुआ था कि जो इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर है वो कंपलसरी हटाकर, यानी कि हिंदी का भी हटा दिया गया था और इंग्लिश का भी कंपलसरी पेपर हटा दिया गया था। और मेन स्ट्रीम में, यानी कि जिनके नंबर जुड़ेंगे, उसमें इंग्लिश का पैटर्न जोड़ दिया गया था। बाद में कुछ चीज़ें हुई, ठीक है, आंदोलन तो नहीं हुआ था उस समय कोई भी, लेकिन राज्यसभा में कुछ प्रश्न उठे जिसके कारण यूपीएससी ने वो फैसला वापस ले लिया था, इंग्लिश वाला, इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाई रहेगा, ठीक है। ये चेंज हुआ था 2013 में। तो मैं अभी आपको यूपीएससी की हिस्ट्री बता रहा हूँ क्या प्रोसीजर रहा। जैसे ही 13 में मेंस चेंज हुआ, एकदम से हिंदी मीडियम गायब हो चुका था पूरी तरह से। मुश्किल से कुल मिला के शायद उस समय, उस साल, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, 25 के आसपास लोग सेलेक्ट हुए थे अदर लैंग्वेज वाले केवल, और लगभग शायद 1000 के आसपास सीट्स होंगी, रही होंगी लगभग 1000 के आसपास, जिसमें से 25 लोग ही केवल सेलेक्ट हुए थे हिंदी प्लस अदर लैंग्वेज वाले। जब मैं हिंदी शब्द यूज करूँ ना कि हिंदी मीडियम के 25%, तो उसी में आप इंक्लूड कर लीजिएगा अदर लैंग्वेज को, ठीक है, यानी कि इंग्लिश वर्सेस अन्य लैंग्वेज, अन्य भाषा, ठीक है। अब आता है क्रांति का काल। ये तो था क्रांति, यूपीएससी की क्रांति। अब क्रांति होती है स्टूडेंट की, जो भरा पड़ा था स्टूडेंट के अंदर कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, वो कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट पढ़ रहा है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है उसका, जबकि अन्य उसी का साथी इंग्लिश मीडियम से है, वो तैयारी कर रहा है अच्छे से, उसका हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंट्रडिक्शन पैदा हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि हिंदी मीडियम के साथ ये भेदभाव है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वजह से क्या हुआ, एक आंदोलन क्रिएट हुआ सीसेट को हटाने का। 2013-14 के अंदर ये चला था। उस समय मैं दिल्ली में ही था, मैं भी एक शामिल हुआ आंदोलन में, छोटा सा सैनिक था, ठीक है। तो हमें बहुत ही गुस्सा आता था उस समय कि हिंदी वालों से एक तरह से भेदभाव ही मान के चलिए ये, क्योंकि सिलेक्शन एकदम से डाउन हो गया तो भेदभाव भी हो गया ये तो। लेकिन ये क्या यूपीएससी का भेदभाव था या नहीं था, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, आप बिल्कुल धैर्य बनाकर सुनिएगा, बारीकियाँ बहुत बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आंदोलन स्टार्ट हुआ, आंदोलन के बाद मेंस चेंज हो गया था, 2014 का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। 14 के एग्ज़ाम में आंदोलन का फ़र्क पड़ा क्योंकि उस समय चुनाव थे, ठीक है। चुनाव के कारण क्या हुआ, जैसे ही नई सरकार आई तुरंत ही उसने इंग्लिश पेपर बन चुका था हालांकि, लेकिन इंग्लिश का जो पोर्शन था वो उन्होंने सीसेट से हटा दिया, क्योंकि इंग्लिश से संबंधित आंदोलन हुआ था। हालांकि पूरे सीसेट को हटाने की बात हो रही थी, पुराना पैटर्न लाने की बात हो रही थी, या फिर सीसेट को हटा दिया जाए, इस प्रकार की बातें हो रही थी। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, केवल और केवल इंग्लिश को हटा दिया गया। इंग्लिश को हटाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा हिंदी मीडियम वालों पर, क्योंकि कमी यहाँ नहीं थी बिल्कुल भी, जो कि मैं आज बताऊंगा आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से, बिल्कुल भी नहीं थी। 2014 में फिर से
एग्ज़ाम दिए, फिर से रिजल्ट का वही असर हुआ, 25-30 लोग फिर से सेलेक्ट हुए, बस, ज़्यादा नहीं, 2014 के अंदर। बस 14 के अंदर क्या हो गया कि निशान जैन जी 13वीं रैंक आ गई उनकी, 13वीं रैंक आ गई, यानी कि एक अच्छी रैंक, काफ़ी दिनों बाद 13वीं रैंक आई हिंदी मीडियम से। तो हो हल्ला इतना मच गया चारों तरफ, इतना मच गया कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन होने लग गए एक तरह से। देखिए ऐसा होता है जैसे एक गांव के अंदर एक कोई व्यक्ति बन जाता है, जैसे एक शहर से बन जाता है, जैसे मान लीजिए आगरा है तो आगरा से या दिल्ली से, आगरा से सॉरी दिल्ली नहीं कहेंगे, आगरा से मान लीजिए कोई एक व्यक्ति बन गया तो उसका न्यूज़पेपर में आएगा, दूर दूर तक लोग कहेंगे कि आगरा से सिलेक्शन हो रहे हैं। इसी प्रकार से क्या हो गया, अच्छी रैंक आ गई 13वीं, अब क्या लगने लग गया, लोगों के मन में भ्रम पैदा होने लग गया कि सिलेक्शन हो रहे हैं, एक तरह से हिंदी मीडियम जागृत है जागृत है जागृत है। लेकिन टोटल सिलेक्शन को देखा जाए तो वही 25 से 30 ही रहा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले थोड़े से एडॉप्शन में थोड़े से कमज़ोर मान के चलिए, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं भी रहा हूँ इस वजह से। क्यों कमज़ोर है, क्योंकि वो धीरे धीरे सीखने की लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, और वो डाउन क्यों है उसके बारे में भी आज मैं बात करूँगा बहुत ही डीपली। तो 13वीं रैंक आ गई, 25 से 30 लोग फिर से सिलेक्शन हो गए, यानी कि आंदोलन हुआ, सीसेट भी एक तरह से किया गया, इंग्लिश भी उठाई गई, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आती है स्थिति 2015 की। 2015 में जनवरी में एक तरह से पता पड़ जाता है कि अगस्त में एग्ज़ाम था, और फरवरी में शायद पता पड़ जाता है कि आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, यानी कि सीसेट को अब क्वालिफाई किया जा रहा है। अब लोगों के अंदर एक जिज्ञासा आई कि हाँ अब जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छा हो गया, अब हिंदी मीडियम वाले अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि वो सीसेट के कारण रुकते थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, क्वालिफाई किया, और उसमें कुछ चीज़ें और चेंज की गई, जैसे एज अटैम्प्ट 4 होते थे, 6 कर दिए गए, जनरल 30 से उम्र 32 कर दी गई, क्योंकि आंदोलन का असर था। ये काफ़ी सारी मांगें थी, वो मैं आज बताने नहीं जा रहा हूँ, वो कुछ लोगों को पता होगा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, कभी अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में मैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा वो भी जानना ज़रूरी है। आप जिसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, कैसे कैसे प्रक्रियाएँ चल रही थी उस समय। तो 2015 में सीसेट हट गया, ठीक है, केवल जीएस रहा, बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा हिंदी मीडियम वालों के सिलेक्शन पर, वही लगभग 25 से 30 ही लगभग फिर से, वही सब रिपोर्ट में है, ठीक है, जाके वहाँ पर देख सकते हो आप, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा था कि इतने आंदोलन हुए, आंदोलन मैं ये मानता हूँ आंदोलन को असफल, उन्होंने केवल मांग मनवा दी, लेकिन जो आंदोलन हुआ था उसका मुद्दा जो था वो नहीं समझ पाए लोग, वो नहीं समझ पाए। यूपीएससी सीसेट क्यों लेकर आई थी, वो उसने मेंस क्यों चेंज किया, इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया है, और ना आज तक किसी का गया है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, है ना। बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद में स्थिति क्या हुई, 16, 17, 18 इस साल मान लीजिए सेम स्थिति वही, कोई बदलाव नहीं है हिंदी मीडियम के रिजल्ट में, यानी कि 45% पर 40 से 45% 2010 से पहले सेलेक्ट हुआ करते थे, आज वो 2% के आसपास ही रह गए हैं, 2 से 3% बस, हिंदी मीडियम प्लस अदर लैंग्वेज, है ना, दोनों मिला के 2 से 3%, बाकी का 97-95% आपका इंग्लिश मीडियम ही हावी है। तो ये क्या मीडियम की लड़ाई है, क्या कोई भेदभाव है, या फिर हिंदी मीडियम वालों की क्या कमी है, आखिर अंदर क्या कमी है उनके अंदर, क्या डीएनए में घुस चुका है ये चीज़ हमारे, वो भी हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। देखिए क्यों हुई है ऐसी स्थिति, मन में एक सवाल आएगा, आखिरकार हिंदी मीडियम वालों के साथ ऐसा क्यों हुआ। उनके कुछ कारण हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न है उनके। देखिए यूपीएससी का पैटर्न कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले ये हमें जानना होगा, क्योंकि हमने आंदोलन करके देख लिए, कुछ असर नहीं हुआ। हमने देखिए अब क्या होगा कि पुराना पैटर्न तो लेके नहीं आ सकते हैं,
तब तो एक तरह से ये मान चलिए बदलाव के एक तरह से खिलाफ हो जाएंगे, है ना। हमें बदलाव कहाँ करना होगा उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानना होगा कि 2011 में जो पैटर्न आया सीसेट का और 2013 में जो मेंस का पैटर्न आया, आखिरकार वो अडॉप्ट कहाँ से किया गया है। क्या इनके दिमाग में आया, हमारे भारत के जो कमेटी में जो होते हैं लोग यूपीएससी की, उनके दिमाग में आखिरकार कहाँ से ये आइडिया आया कि ऐसी चीज़ें रखी जाए। तो इस पर रिसर्च हुए बिल्कुल पूरी तरह से कि किस प्रकार से चीज़ें को किया जाए जिससे स्टूडेंट आए, कैसा स्टूडेंट आए। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे 2010 से पहले, परंपरागत चीज़ें, परंपरागत ही एक तरह से क्वेश्चन आते थे, परंपरागत ही लेखन शैली होती थी और परंपरागत रूप से ही, परंपरागत यानी कि एकेडमिक लेवल, ठीक है, एकेडमिक लेवल। और एकेडमिक लेवल में आपको बता दूं सबसे ज़्यादा हाई होता है हिंदी माध्यम वालों का, ठीक है, हिंदी माध्यम वालों का। उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा क्यों। धीरे धीरे सारे आपको आंसर मिलेंगे आज, बस इस वीडियो को ध्यान से सुनते जाइएगा। कुछ चीज़ें हो सकता है इधर उधर हो जाएं, उन्हें आप खुद भी ऐड करने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर। तो पैटर्न कहाँ से लिया गया, तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई चेंज होता है तो वैश्विक स्तर पर चीज़ों को देखा जाता है, वहाँ की चीज़ें उठाई जाती हैं, रिपोर्ट्स उठाई जाती हैं, क्या पैटर्न है वो भी देखा जाता है। तो ये 2011 के बाद जो भी पैटर्न बदला है सीसेट का, मेंस का, है ना, यानी कि सीसेट आया प्री का और मेंस का, तो ये आपका वेस्टर्न उठा लिया गया। अमेरिका, ब्रिटेन, जो विकसित देशों के अंदर जो पैटर्न है सिविल सर्विसेज के लिए, वो पैटर्न यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया गया यूपीएससी के अंदर, ठीक है। और जो वहाँ का एकेडमिक स्तर क्या होता है फिर, दूसरा सवाल ये है, क्योंकि वहाँ से उठा तो लिया वेस्टर्न का, लेकिन वहाँ का एकेडमिक स्तर जो होता है वो बिल्कुल बराबर होता है सभी के लिए। वहाँ पर कोई हिंदी मीडियम और कन्नड़ लैंग्वेज मीडियम ये सब नहीं होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए और पता होगा मुझे लगता है। वहाँ पर केवल एक ही मीडियम होता है, ये खास बात है। ज़्यादातर आप किसी भी देश में जाओगे तो अधिकतर देशों में और विकसित में तो बिल्कुल पूरी तरह से एक ही लैंग्वेज पर कार्य किया जाता है, यानी कि एक ही स्तर की स्टडी होती है। जबकि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा विविधता भरी हुई है हर चीज़ के अंदर, तो शिक्षा के अंदर भी विविधता है, वो विविधता यहाँ वहाँ पर तो सभी में बराबर है। और वो पैटर्न क्या किया गया, यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया सीसेट लाकर और मेंस लाकर। सीसेट लाने का पर्पस क्या था, यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। देखिए, जो व्यक्ति क्या होता है, कुछ चीज़ें पढ़ ली उसी में से आंसर निकाल के ले आया, बहुत सिंपल साधारण सी बुद्धि वाला होता है, कहने का तात्पर्य ये है। बहुत ही सिंपल सी बुद्धि है, उसका कोई ज़्यादा दिमाग यूज नहीं करना है, पहले से चीज़ें पता है उसे, उसी के अनुसार अपना आंसर निकाल दिया। सचिन तेंदुलकर ऐसे दे दिया, उसके बारे में लिख जाइए आप और कर लीजिए। सीसेट लाने का पर्पस यही था कि मल्टी डायमेंशन लोग इस सिविल सर्विसेज के अंदर आएँ। मल्टी डायमेंशन क्यों, क्योंकि कार्यों में भी विविधता आ चुकी है सिविल सर्वेंट की। जो परंपरागत रूप से लोक प्रशासन होता था, वो लोक प्रशासन का अर्थ अब बदल रहा है, विकास प्रशासन के रूप में लोक प्रशासन कार्य कर रहा है इस समय, है ना। विकास से संबंधित बहुत सारी, एक डीएम की जो पोस्ट होती है, ये जो एग्जाम होता है केवल डीएम के लिए ही तो होता नहीं है ना। यहाँ से पीएसयू के अंदर भी जाते हैं कुछ लोग, ठीक है, अपने उच्च अदर डिपार्टमेंट में भी जाते हैं। बहुत सारे डायमेंशन हैं यानी कि इस सर्विसेज के, तो उन डायमेंशन को कौन कवर कर पाएगा। जो व्यक्ति साधारण सा कुछ पैटर्न है उसी में से क्वेश्चन आ गए उसको लिखेगा, या फिर जो व्यक्ति सिचुएशन के अनुसार तुरंत उसको चेंज हो जाए, वो व्यक्ति उसमें काम अच्छे से करेगा। तो मुझे लगता है दूसरा वाला बिल्कुल सही है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ। सीसेट आते ही क्या हुआ, आईआईटीएन और बीटेक जो अच्छे थे, हालांकि सभी नहीं, जो आईआईटीएन जो एक तरह से वाकई में तुरंत फैसला लेने की स्थिति में होते हैं लोग, यानी कि वो लोग क्या हो गए, भरमार आने लग गई। एक एक व्यक्ति आपने सुना होगा इस प्रकार के आने लग गए सीसेट के द्वारा, जिनके 195 तक 200 में से नंबर सीसेट के अंदर आए। बहुत ज़्यादा योग्य एक तरह से मान चलिए, जिनकी मल्टी डायमेंशन, और वो यही
जैसे मान के चलिए आईआईएम वाला बंदा है, आईआईएम वाले बंदे के लिए सीसेट क्या है? कुछ नहीं, 150, 160, 170 नॉर्मल है उनके लिए, कुछ पढ़ते भी नहीं है तब भी एक तरह से आने ही आने हैं उनके लिए। तो मल्टी डायमेंशनल चीज़ को एक तरह से लेकर आने के लिए सीसेट इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि बहुत अच्छा कदम था, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं, क्योंकि भविष्य में ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। सीसेट जैसी जो चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है एक तरह से। मल्टी डायमेंशनल अगर आपको लोग चाहिए तो सीसेट जैसी स्थिति होनी चाहिए, ना कि जीएस जैसी स्थिति। जीएस तो वही है, पढ़ के आप कर गए ख़त्म, वहीं की वहीं तुरंत बैठकर आप कर पा रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं, वही मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति हो सकता है। तो ये चीज़ क्या थी? भविष्य की। हमने जो यूपीएससी कमेटी करता थे उन्होंने ये नहीं देखा कि भारत से कितनी प्रकार की विविधता है, कितने प्रकार के लोग हैं, कितने प्रकार के मीडियम हैं। उन्होंने क्या किया, ऊपर ऊपर के लोग देख लिए, अच्छा यही आते हैं तैयारी करने के लिए, एक साधारण व्यक्ति नहीं देखा, सरकारी स्कूल नहीं देखे, वहाँ से लोग आ रहे हैं, ये उन्होंने वहाँ पर क्या कर दी? कमी कर दी। तो एकेडमिक स्तर वेस्टर्न का बिल्कुल बराबर है। भारत में क्या होता है, स्टडी का स्तर क्या होता है? इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम और अन्य भाषाएं, इस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर। और थर्ड नंबर पर हम लेते हैं थोड़ा सा परंपरागत कोचिंग संस्थान। इनको थोड़ा सा यहाँ पर बताना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बता दूँ कि 2010 से पहले का जो स्वर्ण युग था वो आपका हिंदी माध्यम वालों के लिए था, और 2011 के बाद 2018-19 आने वाले समय में जो स्वर्ण युग रहेगा वो आपका अध्यापकों का स्वर्ण युग मान लीजिए उसे। जो भी टीचर है ना, टीचर का स्वर्ण युग मान लीजिए। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है अभी, ना टीचर को पता क्या हो रहा है ये, ना स्टूडेंट को पता क्या हो रहा है। आखिरकार भीड़ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि जागरूकता आ चुकी है। हर व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने स्तर पर उच्च लेवल की नौकरी प्राप्त करना चाहता है, और होना भी चाहिए। जागरूकता बढ़ रही है दिन ब दिन, साल दर साल क्या हो रहा है, स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है यूपीएससी की तैयारी करने वालों की। इसी प्रकार से कोचिंगों की भी भरमार होती जा रही है, ठीक है, टीचर्स की भरमार होती जा रही है। तो ये जो काल है वो अध्यापकों के लिए स्वर्ण काल बना। ना स्टूडेंट को पता क्या करना है, ना टीचरों को पता, टीचरों को अपने पढ़ाने से मतलब। कुछ लोगों ने मेहनत करी भी, कुछ लोगों ने करी भी, उसका लेकिन रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि वो रूट जो कॉज है उसको नहीं पकड़ पाया। आखिरकार रूट कॉज क्या है, क्योंकि रूट कॉज पकड़ ली तो हो सकता है अध्यापकों की स्तर में थोड़ा सा कमी आ जाए, क्योंकि अब अध्यापकों का ज़्यादा रोल नहीं रहा है, लेकिन अध्यापकों की जो स्थिति है वो बढ़ती जाएगी। उसका रीज़न ये है कि ना स्टूडेंट समझ पाएगा, ना ही आपका एक अध्यापक समझ पाएगा कि आखिरकार कारण क्या हैं इनके, खासकर हिंदी मीडियम के अंदर, ठीक है। परंपरागत कोचिंग संस्थान में क्या होता है, टीचर जो होता है वो बहुत मेहनत करता है। जैसे मान के चलिए आप एकेडमिक पढ़े, हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ केवल अभी, और फिर इंग्लिश मीडियम से तुलना करूँगा मैं। हिंदी मीडियम में क्या होता है, सीधी सीधी चीज़ें बताई जाती हैं, कोई भी रचनात्मकता वाली चीज़ें नहीं बताई जाती हैं स्कूल कॉलेजेस में, क्योंकि सबसे पहली बात क्या है, पैसा। सरकारी स्कूल हुए हिंदी मीडियम के, उनको तो छोड़ ही दीजिए बिल्कुल, है ना, उसका तो कोई लेवल ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। वो केवल और केवल क्या हुआ है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक तरह से बेरोजगार। अब एक आध का उदाहरण मत दीजिएगा कि एक आध वो निकल गया वहाँ से सरकारी स्कूल से पढ़ा था, है ना, वो एक क्या होता है, भ्रमित कर देते हैं हम लोगों को। मेन चीज़ क्या है, वहाँ से क्या प्रोड्यूस हो रहा है ये देखिए ना। आज भी देखिए आप, 10 साल पहले भी देखिएगा, पैटर्न चेंज हुआ है ना। तो पैटर्न कहाँ का लिया गया, वेस्टर्न का। हमारी पढ़ाई क्या हो रही है, इंडियन। बस यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ चीज़ों को। इंग्लिश मीडियम क्या है, इंग्लिश मीडियम है क्या, इंग्लिश मीडियम है वेस्टर्न पैटर्न।
इंग्लिश मीडियम जो है वेस्टर्न पैटर्न है, और वेस्टर्न पैटर्न पर ही क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, नया पैटर्न हमारे यूपीएससी का। तो इसमें बाजी कौन मारेगा, जो बचपन से वेस्टर्न पैटर्न में पढ़ रहा है वो बाजी मारेगा, या फिर एक व्यक्ति आया इंडियन पद्धति से पढ़ा, हिंदी मीडियम से पढ़ा, वो बाजी मारेगा, जिसको रचनात्मकता की ABCD भी नहीं पता है वो मारेगा। ऊपर से हमारे महान टीचर क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा अपने YouTube पर डाल देते हैं हिंदी मीडियम वाले, बहुत सारी चीजें डाल देते हैं और दिखाते हैं ये हमारे यहाँ से सिलेक्शन है इनका, हमारे यहाँ से सिलेक्शन, हजारों हजार पढ़ रहे हैं, 2000 4000। मैं उनकी मेहनत की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग मेहनत करा रहे हैं, बात सही है, बिल्कुल सही है, और सिलेक्शन एक भी नहीं है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ सिलेक्शन एक भी नहीं है, क्योंकि टोटल मिला के 20 25 30 40 सिलेक्शन हो रहे हैं, हजारों हजार लड़के पढ़ रहे हैं। आपको क्या दे रहे हो आप उस चीज़ को क्यों नहीं खोज पा रहे हो, आप उस चीज़ को क्यों नहीं खोज पा रहे हो, जो वहाँ पर जो कॉज है, कारण है, क्या कारण है आखिरकार। आप जो स्टडी कराते हो उसमें कारण ही तो होगा, बच्चे में कारण नहीं है। इंग्लिश मीडियम के क्यों निकल रहे हैं, हिंदी मीडियम के जो सबसे ज़्यादा आपकी कोचिंग में है, आप दावा कर रहे हो, सभी कोचिंग संस्थान से कह रहा हूँ जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरी हालांकि कोचिंग नहीं है कोई भी फॉर्मल, लेकिन मैं खुद से भी बात कर रहा हूँ। ये आखिरकार वो कारण क्या है कि हजारों हजार लोग पढ़ रहे हैं आपकी कोचिंग में, सिलेक्शन एक भी नहीं है। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक भी सिलेक्शन नहीं है। जो आपको दिखाए जाते हैं ना जो वीडियो दिखाए जाते हैं उनका बहुत ही, क्या बताऊँ मैं आपको। कोई व्यक्ति आ गया प्री मेंस पास करके, उसे इंटरव्यू के लिए बिठा लिया, वीडियो बना लिया, उसको यूट्यूब पर डाल दिया, और लड़कों के मन में क्या हो गया, ये इसने तो कोचिंग कहाँ से करी है, इस कोचिंग संस्थान से करी है। गए भागे कोचिंग, भर गई कोचिंग, बहुत सारी खुल गई एक तरह से, बहुत सारी ऊपर गई, करोड़ों अरबों रुपए छाप दिए एक तरह से मान के चलिए, और उनका हक भी बनता है छापना, उसमें गलती उनकी भी नहीं है। लेकिन गलती कहाँ पर है, पूरे के पूरे हिंदी मीडियम के पैटर्न पर ही गलती है। पूरे का पूरा हिंदी मीडियम एक तरह से घोर, एक तरह से निराशा में जाने वाला है एक तरह से, ये मान के चलिए। क्यों? क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। ये धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा, हिंदी मीडियम बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर यही चलता रहा तो आप करते रहिएगा तैयारी और जीरो पर ये चीज़ आ जाएगी, लेकिन मैं नहीं आने दूंगा, इसका मैं वादा करता हूँ। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा थोड़ा सा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और टीचर्स तक पहुँचे जो पढ़ा रहे हैं, क्या कारण है उसका। तो क्या हुआ, यहाँ के टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आराम करते हैं। यहाँ के हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ। सारी मेहनत कौन करता है, टीचर करता है। टीचर बेचारा पढ़ रहा है, चीज़ों को लेके आ रहा है, क्यों? क्योंकि चंद पैसों के लिए, उसे पैसे मिलने वाले हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, खुद को भी शामिल कर रहा हूँ मैं। क्यों कर रहे हैं वो तैयारी? आपको जो है मेहनत नहीं करने दिया जा रहा है, बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं करने दिया जा रहा है। और जो इंग्लिश मीडियम वालों की बात करोगे आप, कि वो भी तो कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बचपन से आए हुए हैं उस स्थिति से, वेस्टर्न पैटर्न से। तो उनके लिए क्या है, वो दिशा है, निर्देश है। आपको क्या करना है, नए सिरे से पढ़ना है पूरा का पूरा हिंदी मीडियम वालों को। हिंदी मीडियम को क्या करना है, वेस्टर्न पैटर्न के अनुसार ढलना है। वो वेस्टर्न पैटर्न होता क्या है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वेस्टर्न पैटर्न है क्या, इंडियन पैटर्न क्या होता है। यहाँ पर टीचर मेहनत करता है, स्टूडेंट सोता है। स्टूडेंट ना केवल चीज़ें आ गई, नोट्स मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, बस पढ़ लो उसे, और किसी के वीडियो मिल गए उसे देख लो, किसी ने हिस्ट्री पढ़ा दी उसको देख लो, किसी ने ज्योग्राफी बता दी उसको देख लो। देखने पर लगे हुए, यानी कि दूसरा मेहनत करके दे, हमें कुछ ना करना पड़े, आराम से रजाई में लेटे लेटे कान में लीड लगाई और देखने लग जाए।
देख रहा है कोई व्यक्ति, मुझे भी देख रहा होगा इस समय कोई ना कोई, इसी प्रकार से जो मैं बात कर रहा हूँ देख रहा हूँ। कुछ ऐसा मिल जाए मुझे कि बस मेरा सिलेक्शन हो जाए, मतलब बिना सिर हिलाए, कुछ भी मानसिक स्तर अपना बिना चलाए, वीडियो मिल गया, देख लिया, बस हो गया, हो गई, मतलब हिस्ट्री पूरी हो गई, कवर हो गई। ये पैटर्न है इंडियन पैटर्न, है ना, इंडियन पैटर्न है ये। यहाँ पर हमको चेंज लाना होगा, चेंज लाना होगा पूरी तरह से। हमें वेस्टर्न पैटर्न के अनुसार पढ़ना होगा दोस्तों, वरना हिंदी मीडियम बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर ही मान के चलिए। इस समय आपको एक दो वीडियो मिल जाता है टॉपर्स का, जो हिंदी मीडियम से टॉपर होते हैं, तो आप सोचते हो कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन हो तो रहे हैं, जो मेहनत करते हैं वो उनका होता तो है। आप ये कहोगे कि जो मेहनत करता है उसका होता है, ये बिल्कुल सही है, मेहनत करने वाले का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी मीडियम मेहनत नहीं कर रहा है। हिंदी मीडियम वालों ने एक तरह से इतने लोग अमीर बना दिए, कोचिंग संस्थान वाले, लेकिन उन्होंने हिंदी मीडियम को अमीर नहीं बना पाया। वो हिंदी मीडियम को अमीर नहीं बना पाए, उसका रीज़न ये था कि वो उस कॉज को नहीं पहचान रहे हैं जो है यूपीएससी की स्टडी के लिए किस प्रकार से आपको चीज़ें करनी होंगी। आखिरकार इंग्लिश मीडियम क्यों आगे है, हिंदी मीडियम क्यों पीछे है, उस कारण को नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग। वो समझेंगे भी तब भी आपको नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षा धंधा है, धंधा बन चुकी है शिक्षा। इस वजह से अभी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस चीज़ के बारे में, हम सकारात्मक रहेंगे। आने वाले समय में क्या चेंज हो सकता है उसको करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी होंगे पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, उनका मानसिक नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा, और बदल जाना चाहिए यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो। वरना पढ़ते रहिए कितना भी, देखते रहिए कितने भी वीडियो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 10, 20, 5, 6 एक सिलेक्शन होगा ना, उसमें भी कहने वाले आपको मिल जाएंगे कि एक सीट तो है, एक व्यक्ति का तो हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको। पॉजिटिव और नेगेटिव होने से आपका कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब है अपना परसेंटेज बढ़ाने से। जितने ज़्यादा परसेंटेज बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा हिंदी मीडियम वालों के लिए, उतने ही ज़्यादा सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 6, 10 लोग सेलेक्ट हो गए हिंदी मीडियम से, तो ये मत सोचिए कि हो तो रहे हैं, मैं होकर दिखाऊंगा। बिल्कुल होगे, आप में से ही होगे, लेकिन हमें ये परसेंटेज बढ़ाना होगा। फिर से वो स्वर्ण युग लेके आना होगा जो 2010 से पहले था। पैटर्न बदल के नहीं, खुद को बदल के, खुद को बदलना होगा इसके लिए। और खुद को बदलने के लिए मैं बिल्कुल तत्पर हूँ आपके साथ। क्या क्या करना होगा वो सारी चीज़ें मैं अब बताने वाला हूँ आपको। सारी चीज़ें क्या क्या करना होगा आपको, वेस्टर्न पैटर्न में कैसे ढलना होगा। आखिरकार